बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 13 किस्तें सुन चुके हैं। आप 14वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। शुक्र है उस शख्स को एहसास हो गया था कि मैं किस में सा रहा हूँ। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे होश में आते देखकर वो नहायत ही शर्मसार नजर आने लगा और लुकनत ज़दा से लहजे में बोला, माफ़ करना यार, अंधेरे में पता ही नहीं चला कि मैं अपने मौसन पर ही वार कर रहा हूँ। वैसे भी खैर अपनी जान बचाने का मसला दरपेश था। लब जलाने के बाद जब मैंने तुम्हारी शक्ल देखी तो बहुत ही शर्म महसूस हुई, ख़ुसूसन इसलिए कि मैंने डंडा तुम्हारे सर पर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से रसीद कर दिया था। उसने सिगरेट का एक कच लिया और मैं उस दौरान एक बार फिर किस्मसाया। वो मेरी बेचैनी को महसूस करते हुए बोला, तुम्हारे हाथ पाँव बांधने और मुंह में कपड़ा ठूंसने की ज्यादती मैंने सिर्फ एहतियातन की है कि कहीं तुम होश में आते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दो या हाथापाई शुरू कर दो। अगर तुम मर्दों वाला वादा करो कि शोर शराबा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा निकाल सकता हूँ ताकि हम कुछ बातचीत कर सकें। मुझे सर में उठती हुई ठीसों ने जिस हद तक इजाजत दी उस हद तक मैंने जोर जोर से असबात में सर हिलाने की कोशिश की। उसके नर्म और दोस्ताना लहजे से मेरा गुस्सा काफी हद तक खत्म हो गया था। उसने उठकर मेरी जुबान को आजाद कर दिया और मैं गोया आधे से ज्यादा आजाद हो गया। मैंने इत्मीनान की एक गहरी तवील सांस ली। मेरी तकलीफ खुद ब खुद काफी हद तक खत्म हो गई थी। तुम यहाँ घुस कैसे आए? मैंने पूछा। मेरी आवाज काफी कमजोर निकली। रेंजर से बचने के लिए इधर आ निकला था। वो एक बार फिर टांग पर टांग रखकर बैठते हुए बोला। लोगों की नजरों से बचता बचाता खार दरदारों तक आन पहुंचा और फिर सीने के बल रेंग कर इस हदबंदी के अंदर आ गया और सबसे पहले जो खैमा नजर आया उसमें घुस गया। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे सबसे पहले यहाँ सिगरेट और माचिस आसानी से मिल गई। दिया सलाई जलाकर मैंने सारे खैमे का जायजा लिया और एक डंडा संभाल कर सिगरेट सुलगाकर पर्दे के पीछे ही बैठ गया। मेरा चूंकि रात गए तक इस खैमे में ही रहने का इरादा था, इसलिए पहले मकीन का बंदोबस्त करना जरूरी था। उसके बाद क्या हुआ होगा तुम अंदाजा कर ही सकते हो। वो माजरत ख्वाना से अंदाज में मुस्कुराया। कुछ देर पहले चारों तरफ सन्नाटा और सुकूत फैल गया तो मैंने पेट्रोमैक्स लैंप रोशन कर लिया। अब तो मुझे तशवीश होने लगी थी क्योंकि तुम्हें बेहोश हुए 2 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। इसका मतलब है तुमने छुपने के लिए जंगल का रुख नहीं किया था। मैंने पूछा। मैं पागल थोड़ा ही हूँ, वो इत्मीनान से बोला। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि चंद गज का फासला तय करना भी दुश्वार हुआ जा रहा था। जंगल तो बहुत दूर था। अगर मैं जंगल का रुख करता तो रेंजर यकीनन मेरी खोपड़ी उड़ा देते, वरना टांग वांग में गोली मारकर लंगड़ा लूला तो जरूर ही कर देते। मेरा रिवाल्वर वैसे भी रास्ते में कहीं गिर गया था। बहरहाल रेंजर से इस किस्म की आंख मचोली का मुझे बड़ा तजुर्बा है। गोया मैं ये समझने में हक बजानिब हूँ कि तुम स्मगलर हो। मैंने हत्तुल इम्कान शाइस्ता अंदाज इख्तियार करने की कोशिश करते हुए कहा। बेशक, लेकिन नहायत मामूली किस्म का। उसने इनकसारी से जवाब दिया। मेरी एक खेप और गाड़ी इस वक्त नहर के परली तरफ के जंगल में फंसी हुई है। अपनी दानिस्त में मैं तो उसे बड़ी महफूज जगह पर छुपा कर आया हूँ, लेकिन अगर वो रेंजर के हत्थे चढ़ गई या कोई हरीफ स्मगलर उसे ले उड़ा तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। एक बार फिर मुझे खतरा मोल लेना है, जान हथेली पर रख कर जंगल में जाना है। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मैं तनहा हूँ। आज तक कोई ढंग का साथी ही नहीं मिला। जो मिला फंसवाने वाला ही मिला। अपनी दरअसल तकदीर ही बड़ी ढीली है। अब यही देख लो कि इस मर्तबा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खेप नहायत खैरियत से सरहद पार पहुंचाकर वहां से सबसे बड़ी खेप लेकर आ रहा था तो रेंजर्स पीछे लग गए। दरअसल चौकी का नया इंचार्ज आया है जो कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है। उससे कोई बात नहीं बन सकी। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। चंद ही लम्हे में वो कोई पुराना शरासा मालूम होने लगा था। सर में ठेसें कुछ कम हो गई थी, ताहम हाथ पांव एक ही पोजीशन में रहने के बायस छल हुए जा रहे थे। अब तुम्हारे इरादे क्या है? मैंने पूछा। उसने अपनी घड़ी देखी, उसे झटका दिया, फिर मेरी तरफ देख कर बोला, बंद हो गई है। वाटर प्रूफ नहीं है ना? इस मर्तबा मुझे तजुर्बा हुआ कि स्मगलरों को हमेशा वाटर प्रूफ घड़ी रखना चाहिए। उसने चादर हटाकर मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और एक लम्हे के लिए कुछ सोचकर बोला, 2 घंटे बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम्हें मेरी वजह से जो तकलीफ उठाना पड़ी उस पर मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रकम के जरिए इसका सिला तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं अपनी शर्मिंदगी कम करने के लिए कुछ रकम यहाँ रख रहा हूँ। मेरे जाने के बाद उठा लेना। उसने हाथ बढ़ाकर तपाई पर रखा हुआ कैनवस का थैला उठाया। जब मैंने उसे नहर से निकाला था तो यही थैला उसके सीने पर बंधा हुआ था। उसने थैले की जिप खोली। मैं लेटा हुआ होने के बावजूद ये देखे बगैर न रह सका कि उसमें नोटों की कई गड्डियां थी। उसने 100 के नोटों वाली एक गड्डी निकालकर 5 नोट गिनकर गड्डी से अलहदा करके तपाई पर रख दिए और उन पर एक कप रख दिया। मबादा हवा का कोई झोंका आए और वो उड़ जाए।
उसने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उसकी रकम के बैग को गौर से देख रहा हूँ। मुस्कुराते हुए बोला, ये रकम मेरी नहीं, किसी की अमानत है, मुझसे बड़े एक स्मगलर की। खुदा का शुक्र है कि मैं ये रकम बचाने में कामयाब हो गया, वरना मालूम नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करता। मेरी बात का यकीन भी करता या नहीं, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आ गई इसकी रकम? मैंने दिलचस्पी से पूछा। तुम्हें यह सुनकर शायद हैरत हो कि मोतबर किस्म के स्मगलरों के दरमियान उधार भी चलता है। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं जिस स्मगलर का काम कर रहा हूँ, स्मगलिंग के मैदान में उसका नाम मज्जी शाह है। पिछले दिनों उसकी एक खेप उधार गई थी। पार्टी यही थी जिसे आज मैं माल देकर आ रहा हूँ। मजी शाह के पास आज कोई करिंदा नहीं था। उसने मुझसे कह दिया था कि रकम लेते आना। दोनों तरफ के लोगों के लिए मैं बड़ा भरोसे का आदमी हूँ। जितनी उजरत मजी शाह अपने किसी कारिंदे को देता, उतनी ही रकम बतौर कमीशन मुझे दे देगा। लेकिन ये रकम लाने का काम है खतरनाक, माल लाने से भी ज्यादा खतरनाक। तो वहाँ से अदायगी पाकिस्तानी करेंसी में हुई है? मैंने पूछा। जिस करेंसी में चाहो उसी में हो सकती है, बस इस हिसाब से कि माल की कीमत में फर्क पड़ जाता है। उसने जवाब दिया। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने जाने क्यों सवाल कर दिया। वक्त गुजारी के लिए, उसने सादगी से जवाब दिया। मैं उस वक्त अंदर ही अंदर कुछ नर्वस हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। मैं ध्यान हटाए रखना चाहता हूँ। उसका मतलब है कि मैं मजीद 2 घंटे तक इसी तरह लेटा रहूंगा, जिस तरह ऑपरेशन टेबल पर मरीज पड़ा होता है। मैंने पूछा, मेरे तो आजाद शल हो गए हैं। अगर तुम मुझे खोल दो तो मैं मर्दों वाला वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इत्मीनान से बैठकर तुमसे कुछ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर जाने क्यों मेरी धड़कनें कुछ तेज हो गई हैं। तुम्हारी भूख का भी शायद मैं कुछ मुदावा कर सकूं। वो चंद लम्हे गोया आंखों ही आंखों में मुझे तोलता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, सूरत तो यही बताती है कि तुम मर्द के बच्चे हो, तुम पर भरोसा किया जा सकता है। बहरहाल एहतियात जरूरी है। उसने अपनी पतलून का पांचा खासा ऊपर तक उठाया। उसकी पिंडली पर चमड़े की तकरीबन बालिश्त भर लंबी नियाम से बंधी हुई थी, जिससे हाथी दांत का दस्ता झांक रहा था। उसने दस्ता पकड़कर खींचा और लश लश करता एक खंजर नयाम से निकल आया। उसका फल बालिश्त भर से निकलता हुआ ही था। मैं तुम्हें खोलने लगा हूँ और एहतियातन बता रहा हूँ कि खंजर मेरे हाथ में हो तो मुझसे पंगा लेने वाले को पछताने की भी मोहलत नहीं मिलती। उठते हुए बोला, और इस वक्त मैं अंदर ही अंदर नर्वस भी हूँ, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। और जब मैं नर्वस और भूखा होता हूँ तो बातें बहुत कम करता हूँ। अगर किसी को जरा सी भी बुरी नीयत से हरकत में आते देखता हूँ तो बिल्कुल इसी तरह उसकी शारक काट डालता हूँ, जैसे तुम किसी स्प्रिंग को पूरी कुव्वत से खींचते रहो और वो टूट कर तुम्हारे मुंह पर आ लगे। वो वाकई बहुत बातें कर रहा था। खंजर गो के उसने माहिराना अंदाज में पकड़ा हुआ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि उसने कभी किसी की शारक काटी हो। वो खूनी लगता नहीं था। उसने मेरे एक हाथ की बंदश काटी और मेरी आंखों में झांका, शायद अंदाजा करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी नीयत में कोई खराबी आई है या नहीं। हालांकि मेरा अपने आप को खामखा ज़हमत देने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा रहा होता तब मैं कुछ करने की सोचता। दूसरे हाथ की बंदश काट कर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। कमबख्त कुछ ज्यादा ही मोहतात था। हाथ खुलते ही मैंने अपना सर टटोल कर देखा। गुद्दी के करीब एक और छोटा सा सर नमूदार हो चुका था, लेकिन अफसोस कि उसमें अकल नहीं, सिर्फ दर्द था और कुछ खून भी रिस रिस कर बालों की जड़ों में जम चुका था। तुम्हारी इतनी ज्यादा बातों और दोस्ताना रवैये की बदौलत मेरा दिल तुम्हारी तरफ से इतनी जल्दी साफ हो गया है, मैंने चोट को सहलाते हुए कहा, वरना शायद मैं इस ज़र्ब का इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे इस खुरपी नुमा खंजर की परवाह किए बगैर तुम पर टूट पड़ता। वो मुझसे कुछ फासले पर खंजर थामे मोहतात अंदाज में खड़ा था। मैंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी और उठकर पहले लोहे के एक शेल्फ से सर दर्द की 2 गोलियां निकालकर पानी से खाई, फिर मिट्टी के तेल का चूल्हा रोशन किया जो मैंने कभी कभार के छोटे मोटे कामों के लिए रखा हुआ था। मैंने 2 अंडे उबाल कर और दूध की एक प्याली गर्म करके उसके सामने रखी तो वो खासा हैरान नजर आने लगा। शायद उसे मेरी तरफ से किसी किस्म की मेजबानी की तवक्का नहीं थी। कुछ सोचकर उसने बिलाकर एहतियात को बलाए ताक रखते हुए खंजर नयाम में रख लिया और अंडे हड़प करने लगा। ताहम उसकी नजर मुझ पर ही थी। मैं पलंग पर टांगे लटकाए बैठा था। पिछले कई मिनट से कैमे में सुकूत तारी था। मैं उस दौरान मुसलसल सोचता रहा था, कुछ उन बातों के बारे में जो उसने बताई थी और कुछ अपने मुस्तकबिल के बारे में। बिलाकर मैंने गला खंकार कर साफ करते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। वो अंडे निकल चुका था और अब बेसब्री से गर्म दूध के बड़े बड़े घूंट भर रहा था। एक लम्हे के लिए रुक कर वो होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, मुझे तुम अशरफ खान कह सकते हो, आपस की बात है। वैसे ये मेरा असली नाम नहीं है। असली नाम से मुझे कोई गर्ज भी नहीं। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे तो सिर्फ तुम्हें मुखातब करने के लिए कोई नाम चाहिए था। हाँ तो अशरफ खान, तुम मुझे अपना साथी क्यों नहीं बना लेती? मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ और मेरा दावा है कि मैं खासा काम का आदमी हूँ। उसने दूध का प्याला खाली करके तपाई पर रखा और चंद लम्हे खामोशी से मुझे घूरता रहा। क्या तुम संजीदा हो? बिलाखिर उसने पूछा। मौत की हद तक, मैंने जवाब दिया। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? उसने पूछा। मैंने तुम्हें इसलिए शराकत की पेशकश नहीं की कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने लगो। मैंने कदर रुखाई से कहा, बहुत सी बातें बताने की नहीं होती और ना ही उनके इजहार का कोई फायदा होता है। बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। मेरा ख्याल था कि तुम खुद ही इस बात को
समझ जाओगे। मैं यहाँ एक मामूली मुलाजम हूँ और आसार यही है कि अगर इस कंपनी में रहा तो मामूली मुलाजम ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई हुनर है और ना ही खास तालीम, जबकि मैं बहुत सी दौलत कमाना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा दौलत का कोई जायज रास्ता मुझे नजर नहीं आता। मैंने लाइन बदलने का फैसला कर लिया है। रुपया कमाना हमारी लाइन में भी आसान नहीं। वो एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, इसमें भी जायज कारोबार की तरह मेहनत है, मुशक्कत है, दर्जाबंदियां हैं। हमारे दरमियान भी सरमायादार तबका, गरीब तबका, मिडिल क्लास, ये गर्ज के हर तरह की मखलूक पाई जाती है। कारोबारी रुकावटें, एक दूसरे की टांग खींचना और आगे बढ़ने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना, ये सब कुछ हमारे यहाँ भी होता है। हमारे धंधे में भी किस्मत बाज का साथ देती है, बाज का नहीं देती। गर्ज के सब कुछ उसी तरह है जिस तरह जायज कारोबार की दुनिया में होता है। लेकिन बहरहाल हमारा कारोबार नाजायज है, इसलिए हम वतन के दुश्मन भी हैं, मुजरिम भी, कानून की राह का रोड़ा भी और अपने जमीर के मतऊन भी। अगर तुम मेरे साथ शामिल होना चाहते हो तो मुझे कोई इनकार नहीं, लेकिन इस लाइन को फूलों की सेज समझ कर मत आना। और ये भी मत समझना कि तुम आज ही इस धंधे में पड़ोगे तो आज ही तुम पर पैसा बरसने लगेगा। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो तुम अपनी लाइन क्यों नहीं बदल लेते? मैंने पूछा। अगर जायज कारोबार जितनी ही ख्वारी उठानी है तो फिर जान हथेली पर क्यों रखी जाए? यही मैं भी आज तक नहीं समझ सका। वो ठंडी सांस लेकर बोला, मैंने खुद भी बारहा जायज कारोबार की तरफ जाने का सोचा, लेकिन मुझे कभी हालात मुनासिब नजर नहीं आए। शायद बात बस इतनी है कि जो जिस लाइन पर रच बस गया उसका उससे निकलना दुश्वार हो जाता है। शायद कुछ छोटे स्मगलर सोचते हैं कि बहुत सा रुपया आ जाए तो वो जरा शान से कोई कारोबार करेंगे, लेकिन जब वो इस सतह पर पहुंचकर कोई कारोबार शुरू करने की सोचते हैं तो बेशुमार दुश्वारियां रास्ते में हायल नजर आती हैं और फिर उस वक्त तक उसका अपना धंधा इतना आसान, वसी और मुनाफा बख्श हो चुका होता है कि जायज कारोबार में ज्यादा कशिश नजर नहीं आती। उसके बावजूद बहरहाल बहुत से बड़े स्मगलर अपने धंधे को कानूनी आड़ फराम करने के लिए बहुत से कारोबार भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी पहले बहुत सी कानूनी दीवारें फलांगनी पड़ती हैं। बहरहाल तरक्की की उम्मीद तो की जा सकती है ना? मैंने पूछा। हाँ, बशर्ते कि आदमी सख्त जान हो और जान की उसे कोई परवाह न हो, उसने जवाब दिया। जान की परवाह करके हमें क्या करना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपना कौन सा कोई दुनिया में रोने वाला बैठा है, बाकी रही सख्त जानी तो वो तुम खुद ही देख लेना। मुझे अपने मुतल्लक कुछ और बताओ, उसने फरमाइश की। तुम पूछते जाओ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा। उसने मुझसे यूं सवालात करने शुरू कर दिए जैसे वो मेरी सवाने उम्री मुरतब करने का इरादा रखता हो। मैंने हद्दुल इम्कान सच्चाई से हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, यानी उस हद तक सच बोला जिससे मुझे कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं था। वो मेरे बारे में तकरीबन सब कुछ जान चुका तो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने के बाद हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिलाओ हाथ, आज से हम 50-50 के पार्टनर हुए। क्या तुम आज रात ही मेरे साथ रवाना होना चाहते हो? मुझसे हाथ मिलाते हुए उसने पूछा। वो कमरे में टहलने लगा। हाँ, मैंने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। तख्त या तख्ता किस्म के आदमी मालूम होते हो, सोच विचार में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते। वो मुस्कुराया, तुम्हारी ये खूबी पसंद आई। फिर उसने आगे आकर झुककर मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और वापस जाकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं अभी 1 घंटा और यहीं गुजारना चाहता हूँ। इस दौरान बेहतर है कि गपशप करने के बजाय मैं तुम इस धंधे के मजीद नशीब फराज समझा दूं जिसमें तुम शरीक होने जा रहे हो। अगर तुम्हारा ज़हन थोड़ा सा भी तीखा है और तजुर्बात से पहले ही तुमने उन बातों को जहन नशीन कर लिया तो बहुत फायदे में रहोगे, बजाय उसके कि इंसान खुद मार खा कर वो तजुर्बात हासिल करे। बेहतर होता है कि किसी और के तजुर्बात से इस्तिफादा कर लिया जाए। वो किसी बूढ़ी रूह की तरह मेरे जहन की सोच पर तजुर्बात रकम करने लगा। मुख्तलिफ दाव पेज, मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी लोगों से मामला साजी, हालात से निपटने के तरीके और न जाने क्या कुछ। आज पौन घंटा ही में मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैंने कोई तरबीती कोर्स मुकम्मल कर लिया है। अशरफ खान बातों से जितना अक्लमंद लगता था, शक्ल से नहीं लगता था। लफ्जों की हद तक वो दानिशमंदी और तजुर्बात का एक समंदर मालूम होता था। मैं हद्दुल इम्कान यकसुई से उसकी बातें सुन रहा था और ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रहा था। वो जब खामोश हुआ तो मैं अपनी राय का इजहार किए बगैर न रह सका। यार, बातों से तो तुम इस मैदान के बेताज बादशाह लगते हो, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। बज़ाहिर अपनी तरह दरवेश ही लगते हो। मैं समझ गया। वो मेरी बात काटते हुए बोला, तुम कहना ये चाहते हो कि बज़ाहिर तो मैं कंगला नजर आता हूँ, हकीकत में भी मैं अपनी लाइन में स्मगलरों के हिसाब से कंगला ही हूँ। और उसकी वजह यह है कि मुझ में एक बहुत बड़ी खामी है, मैं बहुत जल्द दूसरों पर एतबार कर लेता हूँ। कम अज कम एक स्मगलर में यह खामी हरगिज़ नहीं होती है। उसके अलावा वज़ादारी और मुरब्बत वगैरह जैसी बीमारियां भी उसे लाहक नहीं होनी चाहिए। लोगों से, हत्ता कि अपने साथियों तक से मामलात में उसे खासी हद तक सफाक होना चाहिए। उसने एक गहरी सांस ली। कमाया हमने भी बहुत, लेकिन लोगों ने हमारे पास रहने नहीं दिया। बहरहाल
इसमें लोगों का ज्यादा कसूर नहीं, मेरी अपनी खामियों का ज्यादा दखल है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, अब हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। तुम अपनी जो इंतहाई जरूरी चीजें साथ ले जाना चाहते हो वो पैक कर लो। कोशिश करना कि तुम्हारे साथ एक सूटकेस के अलावा कुछ न हो। मेरे पास एक सूटकेस भी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बड़ा तही दस्त किस्म का इंसान हूँ, सिर्फ एक बैग लेकर चलूंगा और वह तैयार करने में मुझे चंद मिनट लगेंगे। मैं बैग तैयार कर चुका तो असलम खान सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, तुम्हारे यहाँ से जाने का क्या तरीका होगा? चुपचाप ही गायब हो जाओगे या किसी को इतला देकर जाओगे? इतला देकर जाऊंगा, मैंने कहा और तपाई सामने रखकर कागज कलम लेकर साइट इंजीनियर साहब के नाम एक रुक्का लिखने लगा। रुक्का लिखकर तय करके मैं उठ खड़ा हुआ। अशरफ खान भी उठ खड़ा हुआ। कैनवस का थैला उसने दोबारा सीने से बांध लिया था और जैकेट की जिप बंद कर ली थी। मैंने अलविदाई नजर खेमे पर डाली। मेरा बेहतर सामान इस वक्त भी रोजमर्रा किसी बेतरतीबी से बिखरा पड़ा था और हर चीज गोया हैरत से मुझे तक रही थी। बाजुबान खामोशी पूछ रही थी, ये तुमने अचानक ही हमें छोड़कर जाने का फैसला क्यों कर लिया? अजीब सैलानी आदमी हो तुम भी। जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले यूं ही चुटकी बजाते ही कर लेती हो। हिजरत की तो गोया तुम्हें आदत सी पड़ गई है। अभी एक दर तुम पर बंद नहीं होता, लेकिन तुम अपनी गठरी कंधे पर लाद कर दूसरे की तलाश में निकल खड़े होते हो। मेरी जिंदगी का एक और बाब था जिसे मैं आज खुद ही बंद कर रहा था। वो हर जगह जहां आपने 2-4 दिन गुजारे हो उससे एक अजीब उनसियत सी हो जाती है। ख्वाह वो एक खैमा ही हो, ये उनसियत मेरे दिल में भी एक किसक सी जगा रही थी और साथ ही एक अजीब सी बेकुली भी थी जो मुझे उकसा रही थी कि यहाँ से निकल चलो। यहाँ अब तुम्हारे लिए बेहतरी का कोई इम्कान नहीं रहा। आगे बढ़ते रहो, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। जिस रोज मंजिल पर पहुंच जाओगे तुम्हें खुद ब खुद ही करार आ जाएगा। यहाँ से कुछ दूर एक और शिकस्ता सा खेमा था जिसमें बड़े मजबूत दिल वाली लाली नाम की एक लड़की रहती थी। उसके खेमे में भी मेरी जिंदगी का एक नाकाबिले फरामोश और सनसनीखेज बाब लिखा गया था जिसके अंजाम ने एक बार तो मुझे कलाबाजियां खिला दी थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे गुमान गुजरा कि शायद ये लाली ही की आंखें फिर लेने का असर था कि हर चीज ने आंखें फेर ली थी। हर चीज से एतबार उठ गया था। वो मेहरबान थी तो गोया सारा जग मेहरबान था। जाने क्यों मेरे सीने की गहराइयों से एक आह निकल गई और मैं अपने जहन से तमाम ख्यालात झटक देने की कोशिश करते हुए अशरफ खान की तरफ मुड़ा। वह बगौर मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे खेमे से बाहर चलने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने पूछा, हम अब कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मैंने गाड़ी छुपाई थी, काश वो वहीं मौजूद हो। उसमें 50,000 के सोने का एक छोटा सा बक्स है और जाली वलायती शराब की 6 पेटियां मौजूद हैं। कार से उतरकर भागते वक्त मैं सोने का पैकेट तो साथ ले ही सकता था, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही उसे हिफाजत से छुपा कर रखा था, निकाल ही नहीं सका। शराब के आइटम में भी मैंने कुछ अरसे से ख्वाह ही हाथ डाल दिया है। मुनाफा गो के उसमें भी काफी है, मगर ये जगह बहुत घेरती है। मुझे ऐसे कम वसाइल वाले आदमी के लिए बड़े पैमाने पर उसकी नकलो हरकत मुश्किल है। इन दिनों चूंकि अपने यहाँ भी असली और जाली हर तरह की शराब आसानी से दस्तयाब थी, इसलिए स्मगल करने की क्या तुक थी, ये मेरी समझ में ना आया। तो मैंने अशरफ खान से पूछा। वो बोला, अपने यहाँ जो जाली वलायती शराब बनती है वो साफ पहचानी जाती है कि ये जाली है। पड़ोसी मुल्क में जो जाली वलायती शराब बनती है वो बड़े आराम से वलायती के धोखे में निकल जाती है। तुम्हें ये कैसे यकीन है कि गाड़ी रेंजर्स के हत्थे नहीं चढ़ी होगी? मैंने पूछा। उन्हें दरअसल ये तासुर मिला था कि गाड़ी में हम 2 आदमी हैं। जब हमने देखा कि गाड़ी की वजह से हम कहीं न कहीं फंस जाएंगे तो एक गाड़ी लेकर निकल भागा और दूसरा माल लेकर जंगल में रुपोश होने की कोशिश करने लगा। मैं खामोश रहा। हम नहर के पुराने पुल की तरफ जा रहे थे। बादलों के टुकड़ों से छेड़छाड़ करता हुआ नामुकम्मल सा चांद आसमान पर रेंग रहा था। धुंधली धुंधली चांदनी आसमान से गोया सफेद राख की तरह बिखरी हुई थी। मैंने मुड़कर देखा। मेरी और लाली की कैमा बस्तियां, 2 हैकल मशीनें, पत्थरों के अंबार, सब कुछ बहुत पीछे रह गया था और अब उसके हेवले भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हम लोग कुछ नशीब की तरफ जा रहे थे। पुल पार करके हम कच्चे रास्ते पर चलने लगे। वीराने में भटकी हुई 2 बदरूहों की तरह एक मोड़ पर पहुंचकर वो बाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, इस तरफ फौजी बैरक्स हैं, नाजायज माल पास हो तो कभी भूल कर भी इस तरफ न जाना। ये रास्ते, ये समतें सब अच्छी तरह ज़ेन नशीन कर लो। 15-20 मील का यही इलाका हम छोटे स्मगलों की कायनात है। सारी आंख मचोली हमें इसी इलाके में खेलनी होती है। वो सामने तकरीबन 4 मील लंबा और 2.5-3 मील चौड़ा घना जंगल फैला हुआ है, जिसके कुछ हिस्से में दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंचती। उसी जंगल में हम स्मगलरों, डाकुओं और जासूसों की बहुत सी पनागाहें मौजूद हैं। फिर वो किसी माहिर इंस्ट्रक्टर की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक इशारा करते हुए और उंगली से हवा में लहरिया सा बनाते हुए बोला, वहां तक यूं लहरिये किसी शक्ल में सरहदी इलाका है। अगर तुम किनारे किनारे चलो तो कभी सरहद तुम्हारे इतने करीब होगी कि एक कदम बढ़ाया तो दूसरे मुल्क में, और कहीं सरहद कई मील दूर होगी। वो जिधर जिधर इशारा कर रहा था मुझे उस सराब में सिवाय झाड़ियों, दरख्तों, टीलों और नाहमवार मैदान के कुछ नजर नहीं आ रहा था।
अशरफ खान मेरी नजरों के खालीपन को महसूस करते हुए बोला, दूर दूर से तुम्हारी कुछ समझ नहीं आएगा, मेरे साथ रहोगे तो ये इलाका तुम्हारे लिए अपना घर बन जाएगा। वो एक बार फिर चलने लगा। मैं उसके साथ साथ था, लेकिन मेरा ज़हन न जाने कहाँ था। मैं अपने बारे में गौर कर रहा था कि मुंह उठाकर इस नई राह पर चल तो निकला, ये मुझे रास भी आ जाएगी या नहीं। कुछ देर बाद हम जंगल में दाखिल हो गए, लेकिन ज्यादा दूर तक दरख्तों के दरमियान नहीं चले, जल्दी ही दोबारा खुले में निकल आए। फिर हमने एक नाला अबूर किया जो था तो तकरीबन खुश्की, लेकिन फिर भी उससे गंदे नाले जैसी बदबू आ रही थी। हम दूसरी तरफ ढलान में उतरे तो जैसे पहाड़ सा इलाका शुरू हो गया, कहीं नशीब, कहीं फराज, कहीं टूटी सी चट्टानें और नीम पुख्ता जमीन, कहीं बहुत दूर घनी झाड़ियां और कहीं कद आदम घास के झुंड मौजूद थे और इनके दरमियान बरसाती पानी ने टेढ़ी मेढ़ी पट्टियां सी खींच दी थी। यह इलाका किसी वीरान जजीरे से मुशाबा था, वैसे ही वीरान जजीरे जैसे मैंने कभी कभार अंग्रेजी फिल्मों में देखे थे। मजीद तकरीबन 1 मील का सफर तय करने के बाद हम एक बार फिर नाहमवार जंगल ही से मुशाबा इलाके में पहुंच गए, लेकिन यहाँ दरख्त और झाड़ियां बहुत छिदरी छिदरी थी। उनके दरमियान से गुजरते हुए हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सामने ही पुराने पुराने दरख्तों का एक बड़ा सा झुंड नजर आ रहा था। दफतन अशरफ खान ने मेरे बाजू को झटका देते हुए सरगोशी की, होशियार। वो घुटनों के बल गिरकर चौपाया सा बन गया था। मैंने उसकी तलकीद की और बैग रेत पर रखकर उसका फीता उंगलियों में फंसा लिया। अशरफ खान किसी उसीले बकरे की तरह नथने फुलाए सामने झुंड की तरफ देख रहा था। मैंने भी अब तवज्जो दी तो एहसास हुआ कि झुंड के दरमियान कहीं कहीं से रोशनी फूट रही थी और शायद ये रोशनी मुतहर्रिक भी थी। वहाँ कोई मौजूद है। अशरफ खान ने सरगोशी की, ये रेंजर नहीं हो सकते, क्योंकि इस इलाके में उन्होंने मेरा सुराग खो दिया था। दोबारा उन्होंने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं कार छुपाकर पगडंडी पर पहुंचा था। वैसे भी ये लोग चोरों की तरह हरकत कर रहे हैं। गाड़ी उसी झुंड में मौजूद है? मैंने पूछा। हाँ, अशरफ खान ने असबाहत में सर हिलाया। मैं हैरान रह गया, अगर वो उस इलाके में उस झुंड तक कार ले आया था और वो भी इस हालत में कि रेंजर की जीप उसके ताक़ुब में थी, तो मेरे ख्याल में उसे बेहतरीन ड्राइवर का अवार्ड मिलना चाहिए था। आओ जरा देखें कौन है। अशरफ खान ने इशारा किया और हम चुपायों की तरह आगे बढ़ने लगे। बैग को मैं अपने साथ घसीटते जा रहा था। जूं जूं हम झुंड के करीब पहुंचते जा रहे थे, बरगदों की लटकी हुई जड़ों के दरमियान से अंदर का मंजर कुछ कुछ दिखाई देने लगा था। मजीद करीब पहुंचकर हमें अंदाजा हुआ कि झुंड में 3 आदमी मौजूद थे। तीनों के पास ताकतवर टार्चें मौजूद थी और वो बड़े इन्हिमाक से कार का मुआयना कर रहे थे, जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार कार देखी हो। वो मटियाले रंग की कई साल पुरानी मॉडल की एक फोर्ड वैगन्स थी। वो 3 आदमी जो उसका मुआयना कर रहे थे गहरे गहरे रंगों की ढीली ढाली शलवार कमीजों में थे। सरों पर बड़ी बड़ी पगड़ियां थीं और हर एक की कमर में कारतूसों की पेटी बंधी हुई थी।